नमस्कार आप सभी के लिए। आज के एडिटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटिंग द फिंगर एट पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी। ये अभी जो 3 फॉर्म लॉ जो हमारी गवर्नमेंट ने पास किए थे उसी का आपको मालूम होगा कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के अंदर और कई अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ किसान अपनी प्रोटेस्ट करने की सोच रहे हैं वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। उसी प्रोटेस्ट को चलने के बीच में ये पॉइंटेड आउट मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी पर कि किसान फॉर्म बिल को आपने इस हिसाब से स्क्रूटनी क्यों नहीं किया, उसको इस हिसाब से जांचा परखा क्यों नहीं कि आपको आज ये प्रोटेस्ट जो है उसका सामना ही ना करना पड़ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं सब के इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज का जो एडिटोरियल है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। New farm bill passed by parliament in last monsoon session have evoked scale of protest unforeseen by government। तो नए जो कानून है जो हमारे मानसून सत्र में गवर्नमेंट ने पास किए उनने पहले कभी ना देखा गया वाली प्रोटेस्ट उन्होंने क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। नेगोशिएशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर सीम्स टू हैव प्रोड्यूस्ड नो रिजल्ट। और जो नेगोशिएशन चल रहा है गवर्नमेंट और किसानों के बिटवीन, उन्हें देखकर अभी तक यही लगता है कि उससे कोई हमारा अभी रिजल्ट निकला नहीं है। एंड फार्मर आर डिटरमाइंड टू स्केल अप देयर एजिटेशन इन कमिंग डे। और फार्मर्स कंटिन्यू डिटरमाइंड है इस चीज़ के लिए, मतलब प्रतिबद्ध हैं कि आने वाले समय में वो अपने जो एजिटेशन मतलब आंदोलन है उसको क्या करेंगे, प्रबल करेंगे। कंट्री सीम्स टू बी हीडिंग टूवर्ड सीरियस कन्फ्रंटेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एजिटेटिंग फार्मर्स। कंट्री जो है, हमारा देश जो है वो किस ओर आगे बढ़ रहा है कि गवर्नमेंट और आंदोलनकारी किसानों के बिटवीन टकराव के लिए आगे बढ़ रहा है। अ noteworthy aspect of negotiation is that many of proposal put forward how by government for consideration of the farmer issue which were more or less rejected by government when those bill were debated in parliament। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है, नोटवर्दी मतलब एक समझने वाली बात या ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो जो गवर्नमेंट आज पॉइंट कर रही है कि हम इन पॉइंट को अमेंड करने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट ने उन पॉइंट को जब बिल पार्लियामेंट में पारित हो रहा था या पार्लियामेंट में जब इन बिल के रिगार्डिंग डिबेट चल रही थी तो जो गवर्नमेंट है उसने इन सब चीज़ों को क्या कर दिया था, दरकिनार कर दिया था। और अब वो क्या हो रही है, राजी हो रही है उन्हीं पॉइंट को लेकर। द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेडली बिलिंग टू अमेंड दीज एक्ट नाउ इन ऑर्डर टू मीट डिमांड ऑफ फार्मर। और फार्मर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, उन चीज़ों को अमेंड करने के लिए तैयार है। इट इज़ अनदर मैटर दैट फार्मर्स हैव रिजेक्टेड दीज प्रपोजल। और ये एक दूसरी बात है कि फार्मर्स ने इन सभी प्रपोजल्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। दे हैव मेड इट क्लियर दैट दे वांट दीज लॉ टू बी रिपील्ड एंड। और ये देहर में उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि उनके लिए क्या, ये पूरे के पूरे कानून खत्म कर दिए जाए और इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत है तो फिर क्या किए जाए, फ्रेश लॉ लाए जाएं इनेक्टेड आफ्टर डिस्कशन विद फार्मर्स एंड अदर स्टेक होल्डर। और जो भी फार्मर या फार्मर्स की गतिविधियों से जुड़े हुए सभी लोग हैं उनके डिस्कशन के बाद नए फॉर्म लॉ लाए जाएं। तो ये पूरी की पूरी बात थी। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट। प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट मतलब शोधन की कि इन बिल्स में जो बुरी बुरी बातें हैं या जो किसानों को पसंद नहीं आ रही हैं उनका शोधन कैसे हो। द डिमांड फॉर रिपील लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ओनली रिसेंटली एसेंशियल पॉइंट टू सीरियस लैप्स इन मैनेजमेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव वर्क इन पार्लियामेंट। अब इन पूरे के पूरे बिल्स को रिपील करने की अगर मांग उठ रही है तो ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनकी गलतियों को उजागर करता है कि उनने ऐसा सिस्टम ऐसा बिल बनाया ही क्योंकि जो रिपील करने की आवश्यकता आन पड़ी है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी विच हैज पुट इन प्लेस लार्ज मशीनरी ऑफ कमिटी टू scrutinize the bill which are brought before it by the government as part of the legislative program। तो पार्लियामेंट्री जो एक सुप्रीम लॉ यूनिट है और एक बहुत बड़ी मशीनरी है जिसके पास कई कमिटीज़ हैं जिनके थ्रू आप किसी बिल को या किसी कानून को फिल्टर करवा के या उनके थ्रू पास करवा के फिर जब आप गवर्नमेंट को दो तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, एक फाइनल कानून लाती है।
लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि ये इतनी बड़ी लैप्स सामने आ गई? रूल्स ऑफ हाउस लीव इट टू स्पीकर और चेयरमैन टू रेफर बिल टू स्टैंडिंग कमेटी फॉर डिटेल्ड स्क्रूटनी देयर ऑफ। और यहाँ पर जो रूल्स हैं वो वहाँ के जो स्पीकर होते हैं या अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा या वहाँ के, वो क्या करते हैं, इन बिल्स को रेफर कर सकते हैं किसी भी स्क्रूटनी कमेटी के लिए। आफ्टर सच स्क्रूटनी इज कम्प्लीटेड द कमेटी सेंड देयर रिपोर्ट। और जब ये सब स्क्रूटनी कंप्लीट हो जाती है तो जो कमेटी के लिए ये बिल भेजा गया था वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और उन खुद की जो रिकमेंडेशन है और जो भी इम्प्रूवमेंट पॉइंट है वो बताती है हाउस के लिए। While undertaking such scrutiny, the committee invite various stakeholders to place their view before them। और जब कमेटी के लिए जब किसी भी बिल या कानून पहुंचता है उस कमेटी के पास में, तो वो कमेटी क्या करती है कि जो उसके पूरे स्टेक होल्डर उनको बुलाती है और उनकी सलाह लेती है या उनके से सलाह मशवरा करती है। Only after elaborate consultation do committee formulate their view and recommendation। और जब उन सब की सलाह के बाद जो रिकमेंडेशन आती हैं उन सब को एक मर्ज करके एक सही वे में वो फिर रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को या हाउसेस को। Under any circumstances, the bill which come back to House after the scrutiny by committee will be much better shape in term of the their content। लेकिन कुछ भी हो जाए, जब कमेटी के पास से वापस जब कानून राज्यसभा या लोकसभा में आता है तो वो बहुत सुधर कर आता है और उसका जो कंटेंट होता है पुरान जब भेजा गया था उससे बहुत अच्छा होता है। दिस इज द कॉमन एक्सपीरियंस। और ये एक सामान्य व्यवस्था है। दैट इज द रीजन वाई रूल ऑफ हाउस प्रोवाइड फॉर रेफरेंस ऑफ द बिल टू कमेटी। और यही कारण है कि जो रूल्स ऑफ हाउस है वो डिफरेंट कमेटी को रिकमेंड करते हैं इन ऐसे कुछ कानूनों के मद्देनजर। ऑल्दो टेक्निकली द रेफरेंस to committee within the discretion of the speaker of chairman, the intendment of the rule is the all important bill should go before committee for detailed examination। अब यहाँ पर ये कि भाई जो कमेटी के लिए लाना ले जाना या रिकमेंड करना ये स्पीकर के विवेक पर निर्धारित होता है कि वो कमेटी के लिए ये बिल रिकमेंड करे या ना करे। लेकिन जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उन सभी के लिए एक प्रकार से कमेटी को भेज देना चाहिए जिससे एक प्रॉपर एक फाइन वे में बिल पास हो और जिसमें हर किसी के लिए चीज़ों को व्यवस्थित किया गया हो, मतलब जो भी उसके स्टेक होल्डर है जिसके लिए वो कानून बन रहा है। However, every bill which come before house need not be sent to committee। और जबकि यहाँ पर ये व्यवस्था है, कोई ज़रूरत नहीं है कि जितने भी हाउस के पास बिल आए वो कमेटी को भेजे ही जाएं। फॉर एग्जाम्पल सम माइनर अमेंडमेंट बिल और बिल विच डू नॉट हैव एनी सीरियस रेमिफिकेशन नीड नॉट बी सेंट टू द कमेटी। अब ऐसे बिल जो छोटे मोटे बिल जो ज़्यादा उनके बड़े इम्प्लीकेशंस नहीं होते हैं या जो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं रहती कि कमेटी को भेजे जाए। That is precisely why President Office have been given discretion in the matter of reference of the bill to the committee। और ये that is the precisely कि भाई जो प्रेसिडिंग ऑफिस है वो अपने विवेक से इन सब कमेटियों को बिल पास करे या ना करे ये उन पर निर्भर होता है। But it does not mean that they can exercise their discretion not to refer to the committee an important bill which has serious implications फॉर सोसाइटी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो स्पीकर हैं या वो है वो अपने विवेक का डिस्क्रिशन मतलब होता है विवेक या बुद्धि का उपयोग ऐसे बिल्स के लिए भी इस हिसाब से करने लगे कि उन बिल्स को भी वो क्या है कमेटी को ना सौंपें, जैसे कि ये फॉर्म बिल हुआ। सच एक्शंस ओनली डिफीट पर्पस ऑफ द रूल। और ऐसी एक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या करती हैं, डिफीट कर देती हैं जो भी कानूनों का जो पर्पस होता है कि भाई फार्मर्स के लिए, जैसे इसी का एग्जांपल लें कि फार्मर्स के लिए लाया गया और फार्मर्स ही क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब ड्राफ्ट्समैन्स क्रिएशंस, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन मतलब चित्रकार का क्या क्रिएशन है। डेटा सो दैट वेरी फ्यू बिल आर रेफर टू पार्लियामेंट्री कमेटी नाउ। अब यहाँ पर डेटा ये बताता है कि अभी बहुत ही कम बिल हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी को रिकमेंड किए गए हैं। Ministers are generally reluctant to send their bill to their committee because they are in hurry to pass them। और बहुत से मिनिस्टर्स हैं जो कमेटी को सौंपने के पक्ष में नहीं रहते क्योंकि उनको ना जल्दी होती है बिलों को पास करवाने की
यहाँ पे जल्दी कहने का मतलब सीधी सी बात है, ये इनके पक्ष में जल्दी है, लेकिन गवर्नमेंट का अपना इस हिसाब से कि भाई तेजी से बिल पास हो, जिससे तेजी से उन पर काम स्टार्ट हो जाए, नहीं तो वो डिले 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 होता जाता है। दे ऑफन रिक्वेस्ट द प्रोसीडिंग ऑफिसर नॉट टू रेफर बिल टू कमेटी, और ये रिक्वेस्ट करते हैं जो भी ऑफिसर है कि आप कमेटी को रिकमेंड ना करो ये बिल, नहीं तो वो 8-7 महीने के लिए लटक जाएगा। But the preceding officer are required to exercise their independent judgment and matter of the decide the issue। लेकिन जो प्रिसीडिंग ऑफिसर है उसके लिए अपने खुद का बुद्धि विवेक का यूज करना चाहिए और अपना खुद का निर्णय लेकर इस चीज को डिसाइड करना चाहिए कि ये बिल कमेटी को भेजना है कि नहीं। दे नीड टू कीप इन माइंड दैट फैक्ट दैट बिल विच गवर्नमेंट ब्रिंग बिफोर हाउस ऑफन हैव सीरियस शॉर्ट कमिंग। उनके लिए ये माइंड में रखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट प्रपोज्ड करती है बिल, उनमें बहुत ही सीरियस कमियां हो सकती हैं। दे आर इनफैक्ट, नहीं हो सकती, नहीं होती हैं, ठीक है, ऑफन होती हैं, प्रायः होती हैं। दे आर इनफैक्ट ड्रॉटमैनशिप क्रिएशंस मेंबर्स, और ये आफ्टर ऑल क्या है, वो एक चित्रात्मक रूपांतरण होता है उन बिल का, वास्तविकता से वो दूर होते हैं। इनका कहने का मतलब ये है। अब आप इस जो टाइटल है कि ड्राफ्टमैन्स क्रिएशन को समझ पाए होंगे। मेंबर्स पार्लियामेंट वो नो द ग्राउंड रियलिटीज बेटर अप्लाई देयर माइंड एंड पुट देम इन बेटर शेप, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो रियलिटी को जानते हैं वो इन सब चीज़ों को बेटर पुट कर सकते हैं या उस चीज़ को शेप दे सकते हैं। Across history, improving the piece of legislation through detailed scrutiny by Parliament through its committee is historically an ancient practice। तो ये जो कमेटी को रिकमेंड करना, उस पर डिटेल डिस्कशन करना, ये बहुत एंशियंट ऐतिहासिक प्रैक्टिस है। इनफैक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज़ बीन डूइंग सिंस 16th सेंचुरी, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट भी इसको 16वीं शताब्दी से फॉलो कर रही है। इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी ऑफ बिल गोज बैक टू पोस्ट मोंटेस्क्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म, और ये जो स्क्रूटनी वाला सिस्टम है, तो जो पहला बाद वाला मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, पहला आया था, पर दूसरा वाला मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, जहाँ तक 1873 की बात है या 1773 की बात है, तब आया था ये। तो उसमें इस सब चीज़ों की बात की गई थी। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये मेरा पक्का सन मुझे याद नहीं है किस सन में आया था, तो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। It is interesting to note that Central Legislative Assembly, which was the Parliament of British India, had set up 3 committee। और यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव कमेटी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने 3 टाइप की कमेटी बनाई थी। कमेटी ऑन पिटीशन रिलेटिव, जो भी पिटीशन आती हैं किसी बिल को लेकर उनके रिलेटिव। दूसरी सिलेक्ट कमेटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर हैं उन को सिलेक्ट करने वाली कमेटी। और तीसरी कमेटी थी जो बिल्स के बारे में ध्यान रखती थी कि किस बिल्स को किस हिसाब से इम्प्लीकेशंस करना है। thus इस प्रकार से इवन द कॉलोनियल पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ यूजफुलनेस ऑफ पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑफ बिल थ्रू द हाउस बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जब ब्रिटिश या कॉलोनियल रूल था तब भी, मतलब कॉलोनियल रूल मतलब आप समझ रहे हो ना कि दूसरे देश के लोग जब राज्य कर रहे थे तब भी कमेटियों को वो इतना महत्व देते थे। फ्री इंडियाज पार्लियामेंट स्टेब्लिश्ड, फ्री इंडिया मतलब जब आज़ाद हो गया इंडिया, तो फ्री इंडियाज पार्लियामेंट स्टेब्लिश्ड वास्ट नेटवर्क ऑफ कमेटी टू अंडरटेक स्क्रूटनी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस इंक्लूडिंग द बिल। तो यहाँ पर जब आज़ाद हुआ इंडिया, तो आज़ाद इंडिया में कई प्रकार की कमेटी बनाई गई, जिससे क्या हो कि कई लेवल पर बिल्स को क्या किया जा सके, स्क्रूटनाइज्ड किया जा सके, ठीक है। द इंडियन पार्लियामेंट यूज टू अपॉइंट सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ETC, और कई प्रकार की ये कमेटी बनाई जाती हैं या यूज़ किए जाती हैं फॉर डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेटिव प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट। जो भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल या गवर्नमेंट लाती है उनको स्क्रूटनाइज करने के लिए। विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी द ओकेजन्स ऑफ अपॉइंटिंग सेलेक्ट और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी आर फ्यू। तो यहाँ पर ये 3 टाइप की कमेटी, कुछ और उदाहरण हैं जो पर्टिकुलर एक बिल के लिए बनाई जाती हैं। A cursory look of bills sent to committee in past would reveal seriousness shown by both government and opposition in having the bills scrutinized by the committee। तो यहाँ पर एक ऊपरी कर्सरी लुक मतलब एक ऊपर
ऊपरी तौर पर अगर कमेटी को आप सेंड कर दो, कमेटी एक बार से रिकमेंड कर दे, तो ये आपकी सीरियसनेस दिखाई देती है कि आप कितने सीरियस हो इन बिल को लेकर। लेकिन अगर आप कमेटी को नहीं देते हो तो आपकी ये सीरियसनेस नहीं दिखाई देती। सो फॉर एज द सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी आर कंसर्न, जनरली अ प्रपोजल फ्रॉम अपोजिशंस टू सेट अप सच कमेटी इज एग्रीड टू बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जनरली जो अपोजिशन जो मांग करती है कि आप सेलेक्ट कमेटी या इस कमेटी को भेज दीजिए, तो वो जनरली गवर्नमेंट द्वारा क्या एक्सेप्ट कर ली जाती है। यूजुअली सम इनफॉर्मल कंसल्टेशन टेक प्लेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन बिफोर कंसेंसस इज अराइव्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ सच कमेटी। तो यहाँ पर यूजुअली क्या होता है, कुछ इनफॉर्मल कंसेंसस हो जाती है अपोजिशन और गवर्नमेंट के बिटवीन, जब भी इन कमेटी को क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है किसी बिल के रिगार्डिंग। ओल्ड टाइमर इन पार्लियामेंट आर क्वाइट फेमिलियर विथ हेल्दी ट्रेडिशन ऑफ कंसेंसस मेकिंग इन पार्लियामेंट। और ओल्ड टाइम की जो पार्लियामेंट था उसमें ये था कि कंसेंसस पक्ष विपक्ष का मोस्टली उस चीज़ों पर बन जाता था पार्लियामेंट के अंदर भी। थ्री बिल्स वर मेड बेटर, दीज बिल्स वर मेड बेटर, ये और अच्छे हो सकते थे पूरे के पूरे बिल जो 3 आए हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल ऑफ बिल्स स्क्रूटनाइज बाय पार्लियामेंट्री कमेटी इन पास्ट में cited so that important legislative proposal were usually sent to committee for detailed examination। तो यहाँ पर अगर हम पिछले कुछ एग्जाम्पल को देखें हमारे पास्ट के, तो उसमें ये देखा गया है कि जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिल हैं वो सामान्यतः सेंड किए जाते हैं किसके लिए, कमेटी के लिए, जिससे कमेटी एक बहुत अच्छा सजेशन देती है और फिर उन बिल को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। द रिजल्टेड इन इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर कंटेंट, और रिजल्ट उसका क्या होता है कि उनका जो कंटेंट होता है वो इम्प्रूव्ड हो जाता है। द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट बिल वाज इंट्रोड्यूस 99 इन लोकसभा। 1999 में एक ये बिल पारित हुआ, ठीक है, लोकसभा के अंदर, एंड वाज इमीडिएटली रिफर्ड टू ज्वाइंट कमेटी ऑफ बोथ हाउस, और तुरंत ही उसके लिए ज्वाइंट कमेटी को दे दिया गया, दोनों हाउस की ज्वाइंट कमेटी, लोकसभा और राज्यसभा की। This bill was meant to develop new varieties of plant and protect the right of farmer and breeders। और ये जो बिल का जो मतलब ये था कि नई नई वेराइटी ऑफ क्रॉप आप लगाओ और उसमें फार्मर्स और जो भी ब्रीडर्स हैं उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके। The committee completed its work in 8 months and made many improvements by way of bringing greater clarity into various term and concept। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, उस कमेटी ने बहुत अच्छे कुछ इम्प्लीकेशन या कुछ सुझाव दिए और उस बिल को एक अच्छे फॉर्म में लागू किया जा सका। सिमिलरली सीड्स बिल 2004 वर रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर विच ऑब्टेन व्यू ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल एंड स्टेट सीड कॉरपोरेशन, प्राइवेट सीड कंपनी, साइंटिस्ट, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो सीड बिल लाया गया था उसके साथ भी यही हुआ कि वो ज्वाइंट कमेटी को भेजा गया, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, जिससे इन सब जो स्टेक होल्डर हैं, ये अलग अलग जो स्टेक होल्डर हैं उन्होंने नाम लिए, उन सबको क्या हुआ, इंक्लूड करके और उनके हिसाब की बात उस बिल में रखी गई। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विद वाइड रेंज ऑफ एक्सपर्ट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मर, द कमिटी मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन बिल। एज अ रिजल्ट देयर वाज बेटर लॉ ऑन सीट। तो यहाँ पर कई लोग, कई बुद्ध पुरुषों के सजेशंस और जो भी स्टेक होल्डर हैं उनके सजेशंस के बाद जो एक बिल लाया गया उसके बहुत अच्छे इम्प्लीकेशंस हुए और सबको फायदा देने वाले हुए। इट वाज द सेम केस व्हेन कंपनीज बिल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिल एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, टू नेम अ फ्यू। और ये अलग अलग जो बिल थे इनमें भी यही हुआ कि कमेटी ने अच्छे रिकमेंडेशन दिए और ये बिल पारित हुए। लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल विच वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा इन 2011, तो लोकपाल बिल 2011 में पहले इंट्रोड्यूस हुआ, विच वाज रेफर टू कमेटी, और फिर उसको क्या रेफर कर दिया गया एक कमेटी के लिए, वाज अगेन रेफर टू सेलेक्ट कमेटी, और फिर से उसे सेलेक्ट कमेटी को दे दिया गया राज्यसभा के द्वारा जो सिलेक्ट हुई थी। व्हेन इट वाज ट्रांसमिटेड टू दैट हाउस आफ्टर बीइंग पास्ड बाय लोकसभा, तो ये लोकसभा के द्वारा पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा के द्वारा फिर इसको कहाँ, लोकपाल बिल को कहाँ, कमेटी के पास भेज दिया गया। दस दिस बिल अंडरवेंट डबल स्क्रूटनाइज बाय 2 कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, और इस प्रकार से ये जो बिल है वो डबल कमेटी के द्वारा स्क्रूटनाइज्ड हो गया। व्हेन दिस बिल वेंट बैक लोकसभा आफ्टर बीइंग पास्ड बाय राज्यसभा विद अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय सेलेक्ट कमेटी, सुषमा स्वराज देन लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा
was levied in her praise to Chairman Rajya Sabha for subjecting the bill of further scrutinized by Rajya Sabha's select committee and greatly improving the bill content। और जब ये चीज़ें हुई कि राज्यसभा ने फिर से उसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया, तो उसके जो नए नए लॉ आए थे, ये सब हुआ था, उसमें सुषमा स्वराज तत्कालीन जो लोकसभा की मेंबर थी, उन्होंने इस बात की तारीफ की थी कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं या जिन्होंने भी प्रोसीडिंग अधिकारी हैं, उनकी तारीफ करते हुए ये कहा था कि ये बड़ा अच्छा किया, जिससे इस बिल में बहुत अच्छे सुझाव और संशोधन शामिल हो पाए। दिस इज ओनली सैंपल ऑफ बिल रिफर टू पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर डिटेल्ड स्टडी। ये कुछ सैंपल हैं बिल्स के जो इन्होंने ऊपर डिस्कस किए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी को क्या हुए, रेफर हुए। It is in fact difficult to understand why Farm Bill they seeks to alter well-established system of grain trade in major grain growing state and which have left farmer completely shaken। तो यहाँ पर ये इनफैक्ट ये डिफ़िकल्ट हो रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए क्यों फार्म बिल ऐसा कर रहे हैं कि जो पहले से बना बनाया हुआ सिस्टम है उनके इतर एक नए सिस्टम पैरेलल सिस्टम की आधारशिला रखने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन नए बिल्स में दिखाई दे रहे हैं। जबकि ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज होता है उन स्टेट के किसानों के लिए कम्प्लीटली क्या है, सैक या मतलब माथा घुमाने वाले वो हैं। वर नॉट सेंट टू पार्लियामेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो एग्रीकल्चर है उनको भेजे नहीं गए थे डिटेल्ड स्टडी के लिए। द कमेटी इज श्योर टू हैव कंसल्टेड फार्मर अपार्ट फ्रॉम द स्टेक होल्डर एंड सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट विच परहैप्स कुड हैव अवर्टेड द करंट एजिटेशंस। तो यहाँ पर अगर ये बिल भेजे जाते सेलेक्ट कमेटी, तो सेलेक्ट कमेटी क्या करती, अलग अलग स्टेक होल्डर को बुलाती, उनके सुझाव लेती, और हो सकता है अगर ये सब होता तो अवर्टेड मतलब टाल सकते थे हम जो करेंट आंदोलन हो रहा है या वर्तमान जो आंदोलन चल रहा है उसको। फंक्शनिंग बाय द कंसेंसस। आवर पार्लियामेंट्री कमेटी, कंसेंसस मतलब होती सहमति। आवर पार्लियामेंट्री कमेटी हैव ट्रेडिशन ऑफ वर्किंग इन नॉन पार्टी मैनर। तो हमारा जो पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम है उसका ट्रेडिशन ये रहा है कि नॉन पार्टी मैनर में काम करती है। द रिपोर्ट ऑफ दिस कमेटी आर बेस्ड ऑन कंसेंसस। जो रिपोर्ट हैं ये कमेटी के वो बेस्ड होती हैं सहमति के आधार पर। इट मे बी बिट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू बिलीव दैट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कुड राइज एवर पार्टी। तो यहाँ पर लोगों को ये बिलीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि कैसे आखिरकार दो पार्टी या कई अलग अलग पार्टी के लोग पार्लियामेंट्री कमेटी में एक सहमति पर मतलब राजी हो जाते हैं। बट दैट इज़ हाउ दे फंक्शन। लेकिन ये सही है कि ऐसे ही ये फंक्शन करते हैं। द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट आर इंक्लूसिव। जो सिस्टम है पार्लियामेंट का वो इंक्लूसिव है, मतलब सबको समाहित करने वाला है। दे हैव टू कैपेसिटी टू हार्मोनाइज्ड कॉन्ट्राडिक्शंस। और उनके पास कैपेसिटी है कि जो कॉन्ट्राडिक्शंस है उनको क्या कर पाए, बातों से सुलझा पाए। डिस्पाइट द एडवर्सियल पॉलिटिक्स प्लेइंग आउट इन फुल फोर्स इन हाउस। उन सब चीज़ों को छोड़कर कि जो हाउस के बाहर एक फुल लेंथ में या फुल इंटेंसिटी में एक दूसरे के प्रति जो आरोप प्रत्यारोप वाली बात होती है पार्लियामेंट के अंदर वो इंक्लूसिवनेस आ जाती है। द काम एटमोसफियर प्रिवेलिंग इन कमिटी रूम एंड परपोसिवनेस shown by the member in dealing with issue are tremendously reassuring factor। तो यहाँ पर जो बाहर लड़ते हैं इतनी बुरी तरीके से, वो जब रूम के अंदर कमेटी के फॉर्म में बैठे होते हैं तो वो हित के बारे में ही सोचते हैं। टू मेक दिस सिस्टम ग्रेजुअली नॉन फंक्शन एंड इररिलेवेंट इज टू इनवाइट डिजास्टर। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को ग्रेजुअली नॉन फंक्शनल कर देना एक अप्रासंगिक है, और ये सब किस चीज़ को इनवाइट करता है, एक बहुत बड़ी डिजास्टर को इनवाइट करेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। सो ये सब इन जो राइटर हैं इनके जो लेख थे, इनके विचार हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।